गाइस, कैसे हैं गाइस आप सभी। आई होप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस बहुत दिनों से आपका वीडियोस पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना लाइक आ रहे हैं, ना कमेंट्स आ रहे हैं, ना व्यूज़ आ रहे हैं। तो गाइस मैंने सोचा कि आज सामान्य ज्ञान के ऐसे टॉपिक्स लाए जाएं जिनमें से क्वेश्चंस बना के हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं आज वो उन्हीं टॉपिक में से पर टॉपिक की 2-3 पॉइंट लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट, ताकि आपको उन क्वेश्चन से हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्न। अल्लाह जिलाई बाई, इनके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। इनके बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि अल्लाह जिलाई बाई का जन्म कब हुआ या कहाँ हुआ। केसरिया बालम आओनी पधारो महारे देश गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। ये गीत इनके द्वारा गाया गया। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, ये जो गीत है ये अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा गाया गया था। मांड गायिका में विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 1982 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष में मिला। अल्लाह जिलाई बाई को वर्ष 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। 22 जून 1880 को महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ की राशमी मातृकुंडिया में नई भू राजस्व व्यवस्था के विरोध में जाटों ने आंदोलन किया था। राव कृष्ण सिंह ने अपनी चतुराई, कूटनीति एवं दमन के द्वारा किसानों की एकता को कमजोर करने का प्रयास किया। ये एक आंदोलन के बारे में बताई गई जानकारी है। बिजोलिया के जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने 1899 से 1900 ईस्वी के अकाल के दौरान कुछ किसानों को श्रम नहीं करने पर भी अनाज की सहायता करी। 1903 ईस्वी में उसने चवरी कर नाम से एक नई लागत लगा दी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपये या 13 रुपये चवरी कर के रूप में ठिकाने को देने पड़ते थे। ये उस आंदोलन के बारे में बताई गई जानकारी है जो चित्तौड़ की राशमी मातृकुंडिया में नई भू राजस्व व्यवस्था के विरोध में जाटों ने आंदोलन किया था। ये उसके बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर में आयड़ या बेड़ज नदी के किनारे स्थित है। यह आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, बेड़ज या आयड़। यहाँ पर उत्खनन का कार्य वर्ष 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल और वर्ष 1961-62 में HD सांकलिया ने करवाया। आहड़ के उत्खनन के दौरान कच्ची ईंटों से निर्मित भवन मिले थे जो अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों एवं भवनों की नींवों को मजबूत एवं सौंदर्यपूर्ण बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। आहड़ से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य एवं काले एवं लाल रंग की मृद भांड संस्कृति ब्लैक एंड रेड वेयर के विशिष्ट बर्तन मिले हैं। आहड़ से चित्रित धूसर मृद भांड नहीं मिले थे। आहड़ को लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आहड़ को किस संस्कृति का केंद्र माना जाता है, तो आहड़ को लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट है बिजोलिया अभिलेख, जो कि 1170 में लिखा गया। जैन श्रावक लोलाग द्वारा यह लेख पार्श्वनाथ मंदिर में उत्कीर्ण करवाया गया। अच्छा ठीक है, यह शिलालेख चौहान शासक सोमेश्वर के काल का है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिजोलिया अभिलेख किस शासक के काल का है, तो यह शिलालेख या अभिलेख चौहान शासक सोमेश्वर के काल का है। इसके रचयिता गुणभद्र और उत्कीर्णकर्ता गोविंद थे। इसके लेखक कायस्थ केशव थे। अभिलेख से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है।
इसके अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। इस अभिलेख में चौहान वंश की जानकारी के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ जो थे उन्होंने दिल्ली को अपने अधीन किया था। जाबलीपुर, जालोर, श्रीमाल, भीनमाल, शाकंभरी, सांभर, नड्डुल, नाडोल, ढिल्लिका, दिल्ली, उत्तमाद्री, ऊपरमाल आदि प्राचीन नामों का उल्लेख मिलता है। बिजोलिया लेख के अनुसार सांभल झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। नेक्स्ट आता है ढूंढाड़। ढूंढाड़ जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध है। 12वीं सदी में कच्छवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति मीना व बड़ गुर्जरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव रखी। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। नेक्स्ट है अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में प्रतिपादित किया। पृथ्वीराज रासों में चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इसके अनुसार माउंट आबू में ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ से 4 योद्धा प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान उत्पन्न हुए। सूर्यमल मिशन, मोहनोद नेरसी और कर्नल जेम्स टोड इस मत का समर्थन करते हैं। चंद्रबरदाई ने राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है। डॉक्टर वैद्य और दशरथ शर्मा ने इस मत का खंडन किया है कि डॉक्टर वैद्य और दशरथ शर्मा इस मत के खिलाफ थे। नेक्स्ट है राजस्थान में क्रांति के समय शासक। जब राजस्थान में क्रांति हो रही थी तब बीकानेर रियासत के शासक सरदार सिंह थे। टोंक रियासत के शासक नवाब वरीदुद्दौला थे। बूंदी रियासत के शासक राम सिंह थे। करौली रियासत के शासक मदनपाल थे। सिरोही रियासत के शासक शिव सिंह थे व प्रतापगढ़ रियासत के शासक दलपत सिंह थे। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह व झालावाड़ के रियासत के शासक पृथ्वी सिंह थे। नेक्स्ट है महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652 के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680 बैठे। महाराणा राज सिंह प्रथम का राज्याभिषेक अक्टूबर 1652 में हुआ। इस समय शाहजहां ने इन्हें राणा का खिताब 5000 जात व सवार प्रदान किया। महाराणा राज सिंह प्रथम ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत के कार्य को पूरा करवाने का निश्चय किया। बादशाह शाहजहां ने इस मरम्मत कार्य को मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन मानते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ढहाने के लिए सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सैनिक भेजे। नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी ओर पढ़ते हैं। 1700 में सवाई जय सिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला। 1701 में बुरहानपुर में औरंगजेब की सेवा में पहुंच गया। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने 5 वैधशालाओं का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वैधशालाएं बनवाई। इनमें सबसे प्राचीन दिल्ली वैधशाला है। जयपुर में स्थित जंतर मंतर वैधशाला भारत की सबसे बड़ी वैधशाला है। इसे जुलाई 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर क्लॉड बोंडियर, आंद्रे स्ट्रोबल, फादर एंटोनी गेबल्स परग्वे और फादर पेड्रो द सिल्वा यूरोपीय खगोल शास्त्री जयपुर आए थे। सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में की थी। जयपुर शहर की नींव राजगुरु जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई। जयपुर शहर का वास्तुकार
विद्याधर भट्टाचार्य बंगाल था। इनमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ राज्य में राजनीतिक चेतना का प्रसार करने के उद्देश्य से बाल गोविंद तिवारी ने वर्ष 1923 में मित्रमंडल की स्थापना की। मांगीलाल भाव्य ने रतनलाल, मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम के साथ मिलकर 25 नवंबर 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। इसका अध्यक्ष मांगीलाल भाव्य को बनाया गया। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान रतनलाल शर्मा और तनसुखलाल मित्तल ने खादी का प्रचार किया। प्रमुख नेता मांगीलाल भाव्य, बाल गोविंद तिवारी, तनसुखलाल मित्तल, रतनलाल शर्मा, कन्हैयालाल मित्तल। नेक्स्ट है जयपुर। जयपुर में जागीरदारों का विभाजन 12 कोटड़ी पर आधारित था। पृथ्वीराज कच्छवाहा के 17 पुत्र थे, जिनमें 12 पुत्रों के नाम से स्थायी जागीरी चली जो 12 कोटड़ी कहलाए। 12 कोटड़ी जो चतुर्भुजोत, कल्याणोत, सुल्तानोत, खंगारोत, बलभद्रोत, नाथावत, राजावत, पंचाणोत, गोगावत, कुंभावत, शिववीर मणोत और बनवीर रोत थे। भारमल के समय से ही जागीरदारों को कोटड़ी कहा जाने लगा था। जयपुर के सरदारों में राजावतों का सबसे अधिक महत्व था। वर्ष 1818 में राजावतों के 18 ठिकाने थे। जयपुर राज्य में सामंत 2 श्रेणियों में विभाजित थे। पहला ताजीम, दूसरा खास चौकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। इनका उपनाम राजस्थान का गिरबन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि राजस्थान का गिरबन किसे कहा जाता है। उत्तर क्या होगा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनका जन्म 1863 में रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। वर्ष 1914 में ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर का खिताब इन्हें दिया। लॉर्ड कर्जन ने अजमेर म्यूजियम को ही राजस्थान म्यूजियम भी कहा जाता है का अध्यक्ष गौरीशंकर हीराचंद ओझा को बनाया, जो 30 वर्ष तक इस पद पर रहे। कवि राजा श्यामल दास को मेवाड़ इतिहास कार्यालय में सहायक मंत्री का कार्यभार दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतीय प्राचीन लिपि माला, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर राज्यों का इतिहास इन्होंने लिखा। नेक्स्ट है भरतेश्वर बाहुबली घोर। 1150 ईस्वी में वज्रसेन सूर्य द्वारा रचित यह राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन रचना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली घोर। इसकी भाषा मारू गुर्जर है। यह वीर एवं शांत रस का छोटा सा काव्य है। नेक्स्ट है कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। वनफूल इनकी प्रथम काव्य कृति है। अग्निवीणा वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने अग्निवीणा नामक रचना भी की। रचनाएं हैं धरती धोरारी, ये गीत है। पाथल और पिथल, ये कविता है। मायर रो हेलो, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने हेतु। कुण जमीन रो धनी, लिलटांस, निग्रंथ, सतवादी, सबद, लीक लिकोड़ो, मिंजर हेमाणी, कुंकू, दीठ, गांव, रमणीयरा सोरठा, धर मंजला धरकुंचा, कको कोडरो इत्यादि। 1976 केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार लिलटांस। 1987 सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार सबद। 1988
मूर्ति देव पुरस्कार निग्रंथ। 2004 पद्मश्री सम्मान। 2012 राजस्थान रत्न सम्मान। नेक्स्ट टॉपिक आता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य के बारे में अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। यह जसनाथी संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से संप्रदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है या किस संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है, तो यह जसनाथी संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका उद्गम स्थल बीकानेर कतियासर में है। यह मुख्य रूप से बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू की जसनाथी जाट जाति का नृत्य है। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या अग्नि नृत्य पुरुष द्वारा किया जाता है या केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट है किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है, जो महिलाओं द्वारा दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है। इस नृत्य में महिलाएं सिर पर 7 चरियां रखकर नृत्य करती हैं। इनमें से सबसे ऊपर की चरी में कपास के बीज जलाए जाते हैं। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकूबाई है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी। ऑप्शन दे सकता है या कूट भी दे सकता है आपको, तो इसका सही उत्तर होगा फलकूबाई। नेक्स्ट है कजली तीज का त्योहार। कजली तीज का त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज तथा बड़ी तीज भी कहा जाता है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए यह त्योहार मनाती हैं। बूंदी का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कलाकार सरदार कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए वर्ष 1966 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। उस समय 1966 में भारत की राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन थे 1966 में, उनके द्वारा सरदार कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1968 में राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1973 में अखिल भारतीय हस्तशिल्प मंडल का विशिष्ट पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1982 में राजस्थान श्री, 1986 में राजस्थान रत्न, 1987 में मेवाड़ फाउंडेशन का महाराणा सज्जन सिंह पुरस्कार, अमेरिका के नेमोन मार्कस का स्वर्ण पदक, वर्ष 1985 में जर्मनी सरकार तथा वर्ष 1986 में अमेरिका सरकार द्वारा सम्मानित। वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मीनाकारी फारस की कला है। आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर जयपुर शासक मान सिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाए गए थे। जयपुर में मीनाकारी सोने, चांदी व तांबे पर की जाती है। प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह 1988 में पद्मश्री इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दुर्गा सिंह, काशीनाथ, कैलाश चंद्र। नेक्स्ट है
एकलिंगजी मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देव व कुल देवता हैं। मेवाड़ के महाराणा एकलिंगजी को वास्तविक शासक मानते हैं तथा स्वयं को उनका दीवान कहलाना पसंद करते हैं। मेवाड़ के महाराणा जो थे वो एकलिंगजी को वास्तविक शासक मानते थे व इन स्वयं को एकलिंगजी का दीवान कहलाना पसंद करते थे। निर्माण बप्पा रावल ने करवाया, जो जीर्णोद्वार महाराणा मोकल, वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने दिया। यह मंदिर राज्य में पाशुपत लकुलीश संप्रदाय का सबसे प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओसिया के मंदिर। ओसिया के मंदिर जोधपुर में स्थित है। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में मंदिर स्थापत्य की महामारू शैली का विकास हुआ है। ये मंदिर प्रतिहार कालीन एवं अन्य समकालीन शासक वंश से संबंधित है, लेकिन शैली एक ही है। यहाँ हरिहर, विष्णु व शिव का समन्वित रूप मंदिर प्रतिहार युगीन बना हुआ है। यहाँ वैष्णव मंदिरों में हरिहर व सूर्य मंदिर, जैन मंदिरों में महावीर मंदिर तथा शाक्त मंदिरों में पिपलाज माता व सच्चियाय माता के मंदिर हैं। हरिहर व सूर्य मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली महामारू शैली में बने हैं, जबकि सच्चियाय माता मंदिर मारू गुर्जर सोलंकी शैली में बना है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि ओसिया को या ओसिया के मंदिर को क्या कहा जाता है या किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ओसिया में स्थित सूर्य मंदिर को राजस्थान का ब्लैक पेगोडा व राजस्थान का कोकाण कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। रणकपुर जैन मंदिर पाली में स्थित है। यहाँ 3 जैन मंदिर एवं एक वैष्णव मंदिर है। आदिनाथ ऋषभदेव मंदिर, नेमिनाथ मंदिर व पार्श्वनाथ मंदिर। सूर्य नारायण का मंदिर वैष्णव मंदिर। आदिनाथ ऋषभदेव जैन मंदिर मधाई नदी के किनारे स्थित है। रणकपुर के मंदिर का निर्माण सोम सुंदर सूरी के आदेश से प्रारंभ हुआ। निर्माण धरनकशाह पोसवाल सेठ द्वारा कुंभा के समय हुआ। उपनाम चौमुखा मंदिर, त्रिलोक्य, दीपक, नलिनी, गुल्म विमान। शिल्पकार दीपक सोमपुरा ब्राह्मण। स्थापना 1439 ईस्वी विक्रम संवत 1496। स्तंभ 1444। इस कारण इसे स्तंभों का वन, स्तंभों का अजायबघर भी कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर को स्तंभों का वन या स्तंभों का अजायबघर के नाम से भी पुकारा जाता है या कहा जाता है। जोगी महल राजस्थान के रणथंभौर क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक महल है। यह महल रणथंभौर किले से केवल 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यतानुसार रणथंभौर के शासक ने एक ऋषि के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। जोगी महल को शाही परिवार के शिकारगाह के रूप में जाना जाता था, जहां वे रणथंभौर के जंगलों में शिकार के दौरान समय बिताते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। झालावाड़ में स्थित घाघरोन का किला काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित जल दुर्ग है। उपनाम डोडगढ़ व धुलरगढ़। निर्माता राजपूतों की डोड परमार शाखा के बिजलदेव। 1303 ईस्वी में खींची शासक जेतसी ने अलाउद्दीन खिलजी के घाघरोन पर आक्रमण को विफल किया। इसके शासनकाल में खुरासान से प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती मिठे साहब घाघरोन आए। मोहम्मद खिलजी ने घाघरोन दुर्ग में एक कोट का निर्माण करवाया व उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। महत्वपूर्ण स्मारक विशाल जौहर कुंड, राज अचलदास व रानिया के महल,
रानियों के महल, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, मंदिर मधुसूदन मंदिर, संत पीपा की छतरी, शीतला माता के मंदिर, दरगाह सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह, मिठे साहब की दरगाह। जूनागढ़ बीकानेर में स्थित धानवन दुर्ग है। इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने 30 जनवरी 1589, निर्माण पूर्ण हुआ 17 जनवरी 1594 में करवाया। राय सिंह ने करवाया था। उपनाम जमीन का जेवर, ये उपनाम से ही अधिकतर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते, तो इनके उपनामों को ध्यान से पढ़िएगा। जमीन का जेवर, चिंतामणि दुर्ग और राती घाटी का किला जूनागढ़ बीकानेर दुर्ग को कहा जाता है। नामकरण दयालदास की ख्यात के अनुसार नए गढ़ की नींव राव बीका द्वारा निर्मित मौजूदा पुराने गढ़ के स्थान पर ही भरी गई थी। इसी कारण इसे जूनागढ़ कहा गया है। गवरी मेवाड़ के भीलों, अच्छा गवरी नृत्य के बारे में क्वेश्चन है। गवरी मेवाड़ के भीलों का चित्ताकर्षक एवं पारंपरिक रीति रिवाज से युक्त सामुदायिक गीत नृत्य है। इसमें लोग गीत भी गाते हैं और साथ ही साथ नृत्य भी होता है। इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। गवरी भीलों की प्रमुख आराध्य देवी है। गवरी धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण प्रतिपदा को भूपा खेड़ी देवी से गवरी मंचन की आज्ञा लेते हैं। गवरी सवा माह अर्थात 40 दिन तक खेली जाती है। गवरी का मुख्य पात्र बूढ़िया होता है। इस नृत्य में शिव को पूरिया कहा जाता है। राइया स्त्री रूप में पार्वती व मोहिनी की प्रतीक होती है। जामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करने वाले का वाला पात्र होता है। कूटकड़िया या खटकड़िया इस नाट्य का सूत्रधार होता है जो जामटिया द्वारा किए गए कविता पाठ को दोहराता है। इस नाट्य के अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। इसमें गणपति, भमरिया, भेयावड़, मीणा, कान गुजरी, जोगी, खाडलिया भूत, नटड़ी, माता, शेर, बंजारा, बादशाह की सवारी, गोमा मीणा, कालो कीर, मियावड़ व नाहर आदि खेल होते हैं। नेक्स्ट हम लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं, तेजाजी के बारे में। तेजाजी का उपनाम है काला व बाला देवता, गोरक्षक, कृषि कार्यों के देवता, धोलिया वीर आदि। तेजाजी का जन्म खड़नाल गांव नागौर में 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को ताहड़जी जाट धोलिया गोत्र तथा माता राम कुंवरी के घर पर हुआ था। इनकी पत्नी का नाम पेमल पनेर गांव के रायमल जी की पुत्री से हुआ। सुरसुरा अजमेर लाछा गुजरी की गायों को मेरो लुटेरों से बचाने के बाद सुरसुरा में सांप के डसने पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को वीर गति को प्राप्त हुए तथा इनकी पत्नी पेमल इनके साथ सती हो गई। मुख्य मंदिर पर्वतसर नागौर में, जहां भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल मेला भरता है। इनके मंदिर को थान व इनके मंदिर के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। इनके मुख्य पूजा स्थल खरनाल नागौर, जहाँ जो इनका जन्म स्थल है, बासी दुगारी बुंदी जो कि इनका कर्म स्थली है, सुरसुरा किशनगढ़ जहाँ इनको वीर गति प्राप्त हुई, और सैंदरिया अजमेर जहाँ इनको सांप ने डसा था। पर्वतसर डिडवाना कुचामन मारवाड़ शासक अभय सिंह के समय तेजाजी की मुख्य मूर्ति को सुरसुरा से पर्वतसर स्थानांतरित कर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया। तब से मुख्य स्थान पर्वतसर नागौर है और भावता अजमेर आदि इन स्थलों पर तेजाजी के मुख्य ये पूजा स्थल हैं। नेक्स्ट है गोडवाड़ी। यह पाली के बाली क्षेत्र तथा जालोर जिले की आहोर
तहसील में बोली जाने वाली मारवाड़ी की उपबोली है। इस बोली की मुख्य रचना बिसल देवरासो है। चूड़ा कर्म मुंडन संस्कार जन्म के दूसरे या तीसरे वर्ष में किया जाता है, जब प्रथम बार बच्चे के सिर के बाल काटे जाते हैं। यहाँ मुंडन संस्कार या चूड़ा कर्म की प्रथा या रिवाज के बारे में बताया जा रहा है कि जन्म के दूसरे या तीसरे वर्ष में जब बच्चे के प्रथम बार बाल काटे जाते हैं तो उसे मुंडन संस्कार कहते हैं। राजस्थान में किसी देवी देवता के मंदिर में जाकर इस संस्कार को किया जाता है, जिसे जड़ुला संस्कार कहा जाता है। आपके इधर इस संस्कार को क्या कहा जाता है, कमेंट कीजिएगा। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4850। सर्वाधिक सीमा एमपी राज्य के साथ लगी हुई है। राजस्थान की एमपी अर्थात मध्य प्रदेश राज्य के साथ 1600 किलोमीटर तक की सीमा लगी हुई है। सबसे न्यूनतम सीमा राजस्थान की पंजाब के साथ लगी हुई है, जो कि 89 किलोमीटर है। राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 5। राजस्थान राज्य को 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। चोटी रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में है, मालखेत सीकर, लोहारगल झुंझुनू, बोझगढ़ झुंझुनू, खो जयपुर, भेराज अलवर, बाबाई जयपुर, बरवाड़ा जयपुर, बबाई झुंझुनू, बिलाली कोटपुतली बहरोड, मनोहरपुरा जयपुर, बेराट कोटपुतली बहरोड, सरिस्का अलवर, सिरावास अलवर, भानगढ़ अलवर, जयगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर, अलवर दुर्ग अलवर। नेक्स्ट आता है रूपारेल नदी के बारे में कि रूपारेल नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से है। उपनाम वराह या लसवारी, विलय भरतपुर में जाकर विलुप्त हो जाते हैं। सीकरी बांध भरतपुर में रूपारेल नदी पर बना हुआ बांध है, जिसका नाम है सीकरी बांध। नेक्स्ट आता है अन्ना सागर झील के बारे में। अन्ना सागर झील अजमेर, ये अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक अय्यनोराज ने 1137 ईस्वी में तुर्कों के रक्त से रंगी धरती को साफ करने हेतु चंद्राबांडी नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण करवाया था। झील के किनारे जहांगीर की दौलत बाग सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया गया। झील के किनारे शाहजहां ने 5 बारहदरियों छतरियों का निर्माण करवाया, जो संगमरमर से निर्मित है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यही दिशा अरब सागरीय दक्षिण पश्चिम मानसून की है। अतः अरावली की दिशा मानसून के समांतर होने के कारण यह मानसून को रोक नहीं पाती, वह मानसून निर्बाध आगे निकल जाता है। यही कारण है कि मानसूनी हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी राज्य न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट आता है जलोढ़ मृदा के बारे में, जिसे कच्छारी भी कहते हैं। इस प्रकार की मृदा पूर्वी राजस्थान व उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है। इस मृदा में चूना, फास्फोरस, अम्ल तथा हामुस की कमी होती है। उत्पादकता की दृष्टि से यह मृदा उत्तम होती है। प्रमुख जिले जहां जलोढ़ मृदा पाई जाती है: अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, करौली, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य की प्रथम वन व पर्यावरण नीति फरवरी 2010 को जारी की गई, जिसके अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल की 20% क्षेत्र पर वनों का लक्ष्य रखा गया था। राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। राज्य की नवीन वन नीति 2023 को जारी की गई। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर अभ्यारण्य दर्जा, इसको अभ्यारण्य का दर्जा 1956 में दिया गया।
राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वर्ष 1981 में दिया गया। राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का प्रथम रामसर साइट वर्ष 1981 में। यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में चयनित वर्ष 1985 में। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। उपनाम पक्षियों का स्वर्ग। यहाँ पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। प्रसिद्ध साइबेरियन सारस क्रेन के लिए। अब आता है भेड़ की नस्लें। सबसे पहले आता है चोकला। यह नस्ल शेखावटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जयपुर और नागौर में पाई जाती है। इस नस्ल को भारतीय मेरिनो भी कहते हैं। सोनाड़ी अथवा चनोतर। यह नस्ल उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। इस नस्ल की ऊन का उपयोग गलीचा निर्माण में किया जाता है। मालपुरा। यह नस्ल टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर व बूंदी जिलों में पाई जाती है। मारवाड़ी नस्ल पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें सर्वाधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट आता है पुगल। यह बीकानेर व जैसलमेर जिलों में पाई जाती है। उसके बाद आती है मगरा, जिसका उपनाम चक्री व बीकानेरी चोकला है। यह मुख्यतः बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और चूरू जिलों में मिलती है। नाली। यह नस्ल गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू व चूरू जिलों में मिलती है। खेरी जोधपुर, नागौर व पाली जिलों में पाई जाती है। जैसलमेरी। यह नस्ल मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है बिसलपुर परियोजना। बनास नदी पर टोंक जिले में बिसलपुर गांव के निकट यह बांध बनाया गया। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1986-87 में प्रारंभ किया गया, जो वर्ष 1999 में पूर्ण हुआ। इस बांध की लंबाई 580 मीटर तथा ऊंचाई 21 मीटर है। इस परियोजना से टोंक, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़ को पेयजल आपूर्ति होती है तथा 1 मार्च 2009 को इस परियोजना से जयपुर को भी जलापूर्ति कर दी गई। अब बचे हैं लास्ट के 10 क्वेश्चंस, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 90 को पढ़ते हैं। पीले पत्थर जैसलमेर में, बादामी पत्थर जोधपुर में, लाल पत्थर धौलपुर व करौली में, काला पत्थर उदयपुर व डूंगरपुर में, घिया पत्थर उदयपुर में, स्लेटी पत्थर अलवर में, कोटा स्टोन कोटा में। सहकारिता के सिद्धांत क्या हैं? स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता, सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता व तथा स्वाधीनता, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जानकारी, सहकारी सोसाइटियों में सहयोग, समुदाय के लिए सरोकार। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के प्रमुख प्लांट। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के प्रमुख प्लांट कार्यरत हैं। गोटन नागौर में, खारिया खंगार जोधपुर, मांगरोल चित्तौड़गढ़। राजस्थान का प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना वर्ष 1984 में नागौर के गोटन नामक जगह पर जेके वाइट सीमेंट कंपनी के द्वारा लगाया गया था। खारिया खंगार जोधपुर राजस्थान। राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना जोधपुर जिले की खारिया खंगार नामक जगह पर स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में बिरला व्हाइट सीमेंट कंपनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, नकदी फसलों की श्रेणी में उन फसलों को शामिल किया जाता है जिन्हें आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बोया जाता है, जिनमें प्रमुख हैं कपास, गन्ना, रतनजोत, जूट, तंबाकू। तंबाकू चित्तौड़गढ़ साइड में उगाई जाती है। कपास मुख्यतः जहाँ काली मिट्टी होती है वहाँ उगाई जाती है, क्योंकि वहाँ इसकी उपज अच्छी होती है। रोपवे कहाँ कहाँ है? सुंधा माता मंदिर रोपवे झालोर, मनशापुर करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर, सावित्री माता मंदिर रोपवे पुष्कर अजमेर, सामोद रोपवे जयपुर, अन्नपूर्णा माता रोपवे खोले के हनुमान जी मंदिर जयपुर। दशक 2001 से 2011 में जनगणना वृद्धि।
निरपेक्ष वृद्धि, पुरुष संख्या में वृद्धि, महिला संख्या में वृद्धि, ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर, शहरी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का चुनाव 1952 में हुआ था। पहली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 160 थी। राजस्थान के पहली विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। उपाध्यक्ष पद पर लाल सिंह शक्तावत को चुना गया। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा, सदन द्वारा 14 दिन पूर्व आरोप की सूचना राष्ट्रपति को दिए जाने के बाद संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें और अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अनुसार मंत्रियों के वेतन भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, पदीय दुरुपयोग एवं अकर्मण्यता से संबंधित परिवादों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अन्वेषणों के माध्यम से पीड़ित की व्यथा का निराकरण एवं आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा करना है। अन्वेषणों में तत्परता एवं निष्पक्षता को बनाए रखना, अधिकार क्षेत्र में आने वाले संगठनों व विभागों में जवाबदेही सुनिश्चित करना, अपने कार्य के निष्पादन में निपुणता को बनाए रखना, जन जन की समस्याओं से स्वयं को संबद्ध रख लक्ष्य की प्रति समर्पित रहना। लास्ट टॉपिक है 12वीं लोकसभा मार्च 1998 में आम चुनाव के दौरान सवाई माधोपुर अनुसूचित जनजाति से कांग्रेस पार्टी से उषा मीना लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद है। आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। और अगर आपको इस टाइप के वीडियोस नहीं चाहिए, एसटीसी में किसी और टाइप के वीडियोस चाहिए, शिक्षण अभिरुचि के चाहिए, इंग्लिश के चाहिए, हिंदी के चाहिए या रीजनिंग के चाहिए, जो भी चाहिए आपको, प्लीज़ उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को किस टाइप के वीडियोस की ज़रूरत है। तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।